ठीक है। हाँ, आ रहा है। आ रहा है? आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू नहीं होगा ना वहाँ पे? हाँ, आवाज आवाज आ रही है? तो आवाज अभी, रुकिए मैं कट करके, क्योंकि दोनों आवाज साथ में आ रही है मुझे। 1 मिनट। हाँ, हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। आ रही है, आ रही है, आ रही आ रही है। है? ओके, शुरू करते हैं फिर। हाँ, नमस्कार दोस्तों। अ, सत्य साधक समाज विद्यार्थी संगठन का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मार्क्सवाद पर बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया। मार्क्सवाद पे बातचीत को हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक तो वो बातें हैं जो सर्वविदित है, हम सब लोग जानते हैं कि मार्क्सवाद क्यों फेमस है, क्यों मार्क्सवाद इतना लोकप्रिय रहा, मार्क्सवाद की क्या खासियतें हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि आज का हमारा समय कैसा है और आज के समय में किस तरह का संकट है, उस तरह के संकट को क्या मार्क्सवाद उसका समाधान कुछ दे सकता है। और तीसरी बात हम लोग करेंगे कि भारतीय समाज में यदि मार्क्सवादी राजनीति को बढ़ाना है तो क्या किस तरह के संवाद की ज़रूरत होगी। ये 3 बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहली बात ये है कि मार्क्सवाद की लोकप्रियता इतनी क्यों हुई, मार्क्सवाद की क्या खासियतें रही। मार्क्स ने उस समय में पूंजी के स्वरूप को समझा जब पूंजीवाद का प्रारंभिक विकास काल था, जब लोग बहुत ही उससे प्रेरित थे, अभिप्रेरित थे कि पूंजीवाद तो विकास का दूसरा नाम है। और बड़े बड़े चिंतक इस बात को प्रमाणित कर रहे थे कि जो नया उत्पादन प्रणाली विकसित हो रहा है उससे उत्पादन की सामग्री, उत्पादित सामग्री बहुत बढ़ जाएगी, लोगों के पास बहुत कुछ होगा, मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कल्याण होगा। लॉक, जॉन लॉक जैसे चिंतक लिख रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के होने से प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। या एडम स्मिथ लिख रहे थे कि किस तरीके से पूंजीवाद को संगठित किया जाए ताकि लोगों के लिए सामग्रियां उपलब्ध हो सकें। तो एक तरह का यूफोरिया था उस ज़माने में पूंजीवाद को लेकर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को लेकर काफ़ी आंदोलित थे कि समाज को ऐसा बदलने जा रहा है जिसमें समानता होगी, समानता का अधिकार होगा, डेमोक्रेसी होगा और वगैरह वगैरह। लेकिन जब पूंजीवाद थोड़ा विकसित हुआ, जब पूंजीवाद ने अ, अपनी जड़ें फैलाई और इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे, लेबर कॉलोनीज बढ़ने लगे, तो समझ में बात आने लगी कि धीरे धीरे उन तमाम सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। धीरे धीरे मार्क्सवाद, धीरे धीरे पूंजीवाद का असली स्वरूप सामने आ रहा है, जिसमें एक तरफ तो बहुत संपत्ति जमा हो रही है और दूसरी तरफ बहुत से लोग बुरी हालत में रह रहे हैं, लेबर कॉलोनीज में रह रहे हैं, जहाँ ना हवा ठीक है, ना रोशनी आती है, उनका दिन भर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये चीज़ें जब उभरने लगी तब मार्क्स ने उसको एनालाइज करना शुरू किया और पहली बार उन्होंने बताया कि ये जो पूंजीवाद है ये मानव कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि समाज की जड़ों को खोदने के लिए है। और फिर उन्होंने विस्तार पूर्वक ये बताया कि कैसे समाज में परिवर्तन हुआ है। हर समय में दो वर्गों के बीच का जो संघर्ष होता है वो मौलिक संघर्ष होता है, जिस संघर्ष के परिणाम से समाज बदलता है। और पूंजीवाद के समय में
पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच का जो संबंध है, वो जो संघर्ष है, वही संघर्ष चीज़ों को बदलेगा। इतिहास ऐसे ही बदलता रहा है। और फिर उसने एक तरह से पहली बार ये बताया कि मजदूर एक वर्ग है, मजदूर एक वर्ग है, अपने आप में एक वर्ग है, जिसे अपने लिए एक वर्ग बनने की ज़रूरत है। क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी उसे ये समझना होगा कि उसकी नियति क्या है, उसका समाज में पोजीशन क्या है, उसके ऊपर दायित्व क्या है, कैसे इस संघर्ष को वो आगे बढ़ाएगा ताकि सामाजिक परिवर्तन ला सके। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों की संख्या बहुत है, मजदूरों को पता है कि समाज में क्या हो रहा है, पूंजीवाद में क्या हो रहा है। मजदूर मिलते हैं आपस में तो बातचीत कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, और उनके बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। इसीलिए इस पूंजीवाद को बदलने की जो चाबी है, वो चाबी मजदूरों के पास है। ये समझ मार्क्स ने पहली बार दी और कहा कि दुनिया के मजदूरों, एक हो और एक होकर पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई करो, क्योंकि पूंजीवाद किसी एक देश की चीज़ नहीं है, बल्कि इसका विस्तार पूरे विश्व में होगा, और पूरे विश्व में कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास पूंजी जमा होगी, और बाकी सब लोगों को अपने लेबर को, अपने श्रम को बाजार में बेचना होगा। और बाजार इतना विकसित हो जाएगा, बाजार इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि हमारे सभी मानवीय मूल्यों को बाजार निगल लेगा। बाजार का मतलब होता है जहां लोग फायदा कमाने के लिए जाते हैं। बाजार का मतलब होता है जहां सिर्फ एक ही कानून काम करता है, फायदे और घाटे का। उस बाजार में चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो अ, अ, बाकी मानवीय मूल्य हों, इन तमाम चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। तो मार्क्स ने कहा कि इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, जिस व्यवस्था में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर कुछ लोगों का कब्जा होगा, उसके फ़ायदे कुछ लोगों के जिम्मे जाएंगे, उनकी ज़िंदगी तो शायद बेहतर हो जाएगी, लेकिन बाकी लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो जाएगी। यही नहीं, बल्कि मार्क्स ने यह भी बताया कि आखिर में किसी की ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, सबके सब में एक अलगाव होगा। पूंजीपति भी परेशान होगा और मजदूर भी परेशान होगा। हमारा जो लेबर है उससे हम अलग हो जाएंगे, जो कुछ हम बनाएंगे वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, लोग आपस में संबंध बिगड़ जाएंगे, ये बाजारू संबंध हो जाएगा हमारे बीच में, और अंत में हम खुद ही इतने अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल एटोमाइज हो जाएंगे। यदि कोई जानना चाहे कि इसका क्लाइमेक्स क्या होता है, तो एक बहुत बढ़िया उपन्यास है जो फ्रेंच राइटर ने लिखा है, मिचेल ऑल्वेक। मिचेल ऑल्वेक के उपन्यास का नाम है एटोमाइज्ड। तो फ्रांस के समाज में कैसे व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो गया है, और अकेलापन में वो क्या क्या करता है और कैसे परेशान होता है, इस बात को समझने के लिए ये उपन्यास बहुत बेहतर है। तो आप देखेंगे कि मार्क्स ने ये बताया कि आने वाला समय आपका कैसा होगा, और यदि इस समय को आप बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो करना ये पड़ेगा कि मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना पड़ेगा, उत्पादन की प्रणाली के ऊपर सामाजिक अधिकार हो, जो उत्पादित सामग्री हो उसके वितरण की एक बेहतर व्यवस्था हो, वगैरह वगैरह चीज़ें कही गई। और उन सिद्धांतों को लेकर सोवियत यूनियन में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। लेनिन ने वहाँ पे एक पार्टी बनाई, जो पार्टी इन सिद्धांतों को लेकर क्रांति कर सके और समाज को बदल सके, जो समाज में बदलाव भी आया। और फिर पूरे विश्व में एक लहर दौड़ गई, पूरे विश्व में अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, वो आपस में कनेक्ट हुए, क्रांतियां होने लगी। ये दौर चला 19वीं सदी के 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में। लेकिन कुछ समय गुजरते गुजरते फिर जो पूंजीपति देश थे, जो पूंजी वाले देश थे, उन देशों ने अपने तरीके से इनको रोकने का प्रयास किया। एक कोल्ड वॉर का भी दौर चला, जिसमें बहुत पैसा खर्च किया गया इस विचारधारा को रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, उन देशों के अंदर जाके चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। बहुत भयानक संघर्ष चला कोल्ड वॉर के दरमियान। और कोल्ड वॉर के बाद ये सब कुछ
बिखर गया। 1980-90 आते 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 ये जो प्रयोग था, मार्क्सवाद के आधार पर राजनीतिक प्रयोग था, वो सब बिखर गया। और इसीलिए बार बार फिर हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या मार्क्सवाद आज भी रेलिवेंट है? क्या मार्क्सवाद से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है? खास तौर पे अभी हम ये देखते हैं कि जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं दुनिया की, वो सब अपने निम्नतम स्तर पे चली गई हैं। कुछ पार्टियां खत्म हो गई हैं, डिसमेंटल हो गई हैं। कुछ पार्टियां हैं भी तो उनके पास मेंबर्स नहीं हैं, उनका कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं रह गया है। उन पार्टियों की जो लीडरशिप था उनके अंदर जो करप्शन आ गया था वो अब उजागर होने लगा। तो इस तरीके से जो मार्क्सवाद, जिसका बड़ा जोरदार उदय हुआ था जनमुक्ति के लिए, उस मार्क्सवाद में एक पतन का भी दौर आया। इसीलिए सवाल हम लोग बार बार पूछते हैं कि क्या मार्क्सवाद अभी भी रेलिवेंट है? मुझे लगता है कि मार्क्सवाद अभी भी बहुत रेलिवेंट है, और मैं इसमें आगे बात करूंगा कि मार्क्सवाद केवल मार्क्सवाद से लेकिन अब काम नहीं चलने वाला है। और मार्क्सवाद को या मार्क्सवादियों को या तमाम ऐसे लोगों को जो कोई मुक्ति संघर्ष चलाना चाहते हैं, उन्हें अंबेडकर, गांधी जैसे लोगों के साथ संवाद करने की जरूरत है। आप चाहे तो मार्क्स, गांधी, अंबेडकर को फॉलो न करें शब्दशः, लेकिन बिना उनसे संवाद किए हुए किसी तरह के मुक्ति आंदोलन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं उसके पहले ये बताऊं कि अभी की क्या हालत है। अभी पूंजीवाद क्या खत्म हो गया? यदि मार्क्स ने पूंजी की आलोचना की थी, और तो क्या पूंजी इतना बदल गया? क्या समाज इतना बदल गया कि मार्क्स के जो विचार थे वो इरेलीवेंट हो गए? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। सच तो ये है कि आज की तारीख में भी पूंजी की समझ के लिए लोग बार बार मार्क्स के पास ही जाते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्कर ने एक सर्वेक्षण किया कि कौन सा चिंतक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 21वीं सदी में। तो ज़्यादातर जो मत आया वो मार्क्स के लिए आया। जब जब पूंजीवाद का कोई क्राइसिस होता है, लोग वापस मार्क्स को पढ़ने लग जाते हैं कि मार्क्स ने पूंजीवाद के क्राइसिस के बारे में, संकट के बारे में क्या लिखा था। तो मार्क्स एक विचारक के रूप में अभी भी उतने ही रेलिवेंट हैं और रहेंगे जब तक कि पूंजीवाद खत्म नहीं होता है। लेकिन मार्क्स एक राजनीतिक पार्टी के विचारक के रूप में कहाँ हैं, ये समझने की हमें जरूरत पड़ेगी। यदि आज की पूंजीवाद को हम देखें तो 3-4 चीजें बड़ी साफ होती हैं। पहली बात ये साफ होती है कि जो पूंजीवाद जिसका विकास पहले हुआ था, वो कई स्टेजेस से गुजरा है। पहला स्टेज जब था, जब लॉक या एडम स्मिथ लोग उसके बारे में लिख रहे थे, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि पूंजीवाद एक तरह से विकास का मॉडल है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा और लोगों की जो रचनात्मक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जो बात सच भी थी, क्योंकि सामंतवाद में तो रचनात्मक क्षमता कुंठित हो गई थी। उसमें समाज के विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। लोगों के की क्षमताओं का कोई मूल्य नहीं था, बल्कि पारंपरिक शक्ति का ज़्यादा महत्व था। तो प्रारंभिक दौर में पूंजीवाद ने एक खास तरह का नारा दिया कि ये कॉमन गुड है, ये आम लोगों की भलाई के लिए ये चीज़ है, जो बात थोड़ी बहुत सही भी थी। फिर जब पूंजीवाद का पहला संकट आया, जब अपने ही देश में पूंजीवाद असफल होने लगा, तो उन लोगों ने कहा कि जो काम हमने अपने देशों में किया है वही हमें दुनिया के दूसरे देशों में करना है। यानी हमें दूसरे देशों में जाकर उन्हें सभ्य बनाना है, जिसको आप कोलोनाइजेशन कहते हैं, जिसको उन्होंने उपनिवेशवाद जिसको कहते हैं। ये उनके लिए था कि हम लोग सिविलाइज करने जा रहे हैं। इट इज व्हाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज द वर्ल्ड। दैट इज हाउ दे थॉट अबाउट दैट। लेकिन फिर एक संकट आया जब दुनिया लड़ाई में उलझ गई, वर्ल्ड वॉर हुए। वर्ल्ड वॉर के बाद जबरदस्त आर्थिक संकट आया, तो उन्हें लगा कि बाजार तो चलेगा नहीं यदि उसमें खरीदार ना हो। तो एक नया मॉडल आया पूंजीवाद का, जिसे वेलफेयर इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कि खरीदारों के पास भी कुछ पैसे होने चाहिए ताकि जो सामान बनाया जा रहा है, पूंजीपति जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कोई खरीद सके। तो एक वेलफेयर इकोनॉमी का दौर चला। फिर 1970 के दरमियान
एक बड़ा संकट आया पूंजी में, उत्पादन घट गया, बाजार की हालत खराब हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये वेलफेयर के चलते स्टेट ने, राज्य ने बहुत सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है, इनको हटाने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। तो एक नियो लिबरल इकोनॉमी जो आज आप देख रहे हैं वो उस टाइम में आया। अब नियो लिबरल इकोनॉमी ने क्या कहा कि पूंजीवाद क्या करेगा? तो नियो लिबरल इकोनॉमी ने कहा कि पूंजीवाद कॉमन गुड के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि फ्रीडम के लिए काम कर रहा है। तो कहा गया कि कैपिटलिज्म ब्रिंग्स फ्रीडम, और फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य के लिए, उसकी सृजनात्मक क्षमता के लिए, इसीलिए कैपिटलिज्म जरूरी है। ये बात भी चली बहुत दिनों तक। रीगन, थैचर, उनके जो प्रोफेसर्स थे जो उनको सपोर्ट करते थे, हाइक, फ्रीडमैन, ये सब लोग इस बात के प्रवक्ता बने, और वर्ल्ड बैंक, IMF ने इस बात को पूरी दुनिया में फैलाया, और लगभग सारे के सारे देश इस बात को मानने लग गए। सभी लोग ये मानने लगे कि पूंजीवाद का जो नया स्वरूप है ये बेहतर है, क्योंकि फ्रीडम देता है, हमें चॉइस देता है, और हमारे लिए बाजार को खड़ा करता है। और राज्य ने जो वेलफेयर मैकेनिज्म बनाया था, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब को धाराशायी किया जाएगा। और फिर एक संकट आया 2008 में। 2008 में बहुत बड़ा संकट आया था, आर्थिक संकट। इसमें क्या हुआ कि ज्यादातर संपत्ति अब धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में जमा हो गई है। जो नारा लगाया जाता है 1% वर्सेस 99%, ये बिल्कुल सही नारा है। 90% लोगों के पास संपत्ति बहुत कम है, और 1% के पास 50-70% के आसपास संपत्ति है। अब वो जो लोग हैं, अब वो ये सोचते हैं कि कैसे इस पे कब्जा बनाए रखा जाए। जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट जैसा मूवमेंट पूरी दुनिया में चला, लेकिन उसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। और अब पूंजीवाद के पास ऐसा कोई दर्शन भी नहीं है जिसके चलते कि लोग उसकी बात को मान लें। हमें ये बात समझ में आने लगी है कि पूंजीवाद हमारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन हम अपने आप को ऑर्गेनाइज उसके खिलाफ में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये तय है कि यदि अब लोगों के अंदर सहमति नहीं हो, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति ज़्यादा जमा हो जाए, और राज्य जो है वो यदि वेलफेयर करने के बदले संपत्तिवान लोगों के साथ खड़ा हो जाए, तो राज्य का स्वरूप क्या होगा? निश्चित रूप से राज्य में ऑथोरिटेरियन, एक फांसीवादी प्रवृत्तियां आएंगी, जो पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। जिस तरह का लीडरशिप इमर्ज कर रहा है पूरी दुनिया में, उसमें एक फांसीवादी प्रवृत्ति नजर आ रही है। तो ये आज का पूंजीवादी स्वरूप है, जिसमें इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। थॉमस पिकेटी ने एक नई किताब लिखी, कैपिटल, जिसमें उन्होंने बताया कि इस न्यू लिबरल रिजीम में, ये जो नया नव उदारवादी आर्थिक नीति आई थी, इसमें भयानक इनइक्वालिटी बढ़ा है। लेकिन इस इनइक्वालिटी को लेके जितना प्रोटेस्ट हमारे अंदर होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये प्रोटेस्ट कैसे होगा, हमारी समझ इस पूंजी के बारे में कैसे बनेगी। अभी तक मुझे मार्क्सवाद से बेहतर कोई समझ इस बात को समझाने वाला नहीं मिला है, जो ये बता सके कि इस पूंजी का स्वरूप क्या है, इसका विकास किधर हो रहा है, कैसे राज्य पूंजी के फेवर में काम कर रहा है, और कैसे आप उसके साथ संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है अभी भी पूंजीवाद को समझने के लिए मार्क्सवाद से बेहतर कोई दूसरा फिलॉसफी नहीं है। लेकिन या उसके पहले मैं ये बात कर लूं थोड़ी देर के लिए कि मार्क्सवाद को यदि अब इन चीजों को समझना है, उसमें नई चीजें क्या आ गई हैं जो मार्क्स के समय में नहीं थी, और इसलिए मार्क्सवादियों को नए तरीके से इन चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए आज तक जो मार्क्सवादी क्रांतियां हुई हैं जहां पूरी दुनिया भर में, उनके अनुभवों को भी संकलित करना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं? तो एक तो देखिए, टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो गया। मार्क्स के समय टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा विकास नहीं था। जिस तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया है, अभी क्या होने जा रहा है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अगले 20-25 साल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जो बड़े पूंजीपति हैं वो चाहते हैं कि उनका जो काम है वो ह्यूमन लेबर पे कम से कम डिपेंडेंट हो, लेबर का एम्प्लॉय को कम से कम एम्प्लॉय करना पड़े। तो ज़्यादातर लेबर को बाहर निकाल देंगे, और लेबर का काम
टेक्नोलॉजी करेगा, जो ये रोबोटिक्स आया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, वो इन तमाम कामों को करेगा। तो जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कोरोना क्राइसिस है इस वक्त, ये कोरोना क्राइसिस तो एक बहाना है। इस बहाने से बड़े पूंजीपति अपने यहाँ से बहुत सारे मजदूरों को निकाल रहे हैं, उनकी सैलरियाँ कम कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कोरोना क्राइसिस के पीछे क्या कारण है, लेकिन एक बड़ा थियरी ये भी आ रहा है कि एक तरह से ये पूंजीवादी कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोग कहते हैं चाइना का कॉन्स्पिरेसी है। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि इसके सहारे बहुत से लोगों की नौकरियों से निकालने का काम ये पूंजीपति करेंगे, जो ऑलरेडी होने वाला था। आप देखिए, विश्वविद्यालयों में नौकरियां घट रही हैं, इंडस्ट्रीज में नौकरियां घट रही हैं, और टेक्नोलॉजी के आने से डॉक्टरों के अनएम्प्लॉयड होने की संभावना बन रही है। तो कई तरह की चीज़ें अभी आने वाला समय में होगा, जिसको मार्क्सवाद को उत्तर देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कैसे पूंजीवाद इन चीज़ों का उपयोग कर रहा है। इसी तरह से मार्क्सवाद को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी को कैसे समझा जाए, क्योंकि जो जनतंत्र है ये हमारे अंदर अभी समाया हुआ है, हमारे विचारों में समाया हुआ है। कोई भी आदमी जनतंत्र के खिलाफ सुनना भी नहीं चाहेगा। जनतंत्र के बारे में हमें ये लगता है कि इसमें हमारी भागीदारी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लोग जनतंत्र को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे जनतांत्रिक तरीके से लोग सत्ता में काबिज होते हैं और उसमें पूंजी का क्या रोल होता है। आपने देखा है भारतीय चुनाव में भी, अमेरिकी चुनाव में भी, कि किस तरीके से पूंजीपति अपनी पूंजी उसमें लगाते हैं, और ये कैपिटल इंटेंसिव काम हो गया है। अब कोई आम आदमी चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता है, इतने पैसे की उसमें जरूरत होती है। आपने देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका करके कोई कंपनी थी जो लोगों के विचारों को भी बदलने का काम करती है, जिसने ब्रेग्जिट में पैसा लेके ब्रेग्जिट के वोटिंग पैटर्न को बदल दिया। हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं, अब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कभी साबुन तेल की कंपनियों के लिए एडवर्टीजमेंट करते थे, अब राजनीतिज्ञों के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारा जो दिमागी सोच है, उस सोच के ऊपर कब्जा करने की, उसको मैनिपुलेट करने का भी ये चल रहा है, जिसके चलते जनतंत्र को मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप इस बात को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जनतंत्र हमारा एक मौलिक सोच, हमारे मौलिक सोच में शामिल है। तो अब सवाल है कि जनतंत्र में मार्क्सवादी क्रांति कैसे लाई जाए, कैसे किया जाए। यदि आप चुनाव में भागीदारी करते हैं तो आप उसी लॉजिक के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो लॉजिक पूंजीवाद को सपोर्ट करता है। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आप बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, लोग आपको धीरे धीरे छोड़कर चला जाता है, या आप हिंसा में चले जाते हैं, हिंसा में जाते हैं, तो उसकी अलग समस्या आपके साथ होती है। तो ये एक बड़ा सवाल है। जैसे मार्क्स कहा करते थे कि जनतंत्र को आप यूँ समझें कि ये समय है जब जनता से आप सीधा संवाद कर सकते हैं। आप चुनाव लड़ें, इसलिए ना लड़ें कि आपको जीतना है, बल्कि इसलिए लड़ें कि वो समय ये भी है जब आप अपनी बातों को आसानी से लोगों तक ले जा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी कि पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके अंदर भी जनतंत्र कैसे हो और बाहर के जनतंत्र में उनकी हिस्सेदारी कैसे हो, इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बैठे, ये बात सोचने की जरूरत होगी। उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी का रोल अभी बढ़ा है, आप देख रहे हैं कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रही है। एक एक विषय को आप यदि लेंगे और उसके तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला कुछ और था, मीडिया ने उसका प्रोजेक्शन किसी और तरीके से किया और वही आम धारणा बन गई। जो आम धारणा बनी उसके हिसाब से लोगों ने काम किया। अब वहाँ हम क्या करेंगे? ग्रामसी एक मार्क्सवादी थे इटली के, जो इस बात को उस वक्त भी समझ रहे थे कि जो शासक वर्ग है वो केवल मिलिट्री पावर से या पुलिस पावर से सत्ता में काबिज नहीं है, बल्कि वो इसलिए भी काबिज है कि उसने आम लोगों को विश्वास दिला दिया है यही बेहतर व्यवस्था है, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उस विश्वास को कैसे आप खारिज करेंगे, कैसे तोड़ेंगे?
ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी। ये मार्क्सवादी पार्टियों के समझने की बात होगी कि टेक्नोलॉजी को कैसे समझा जाए, कैसे इसको कब्जा किया जाए, और कैसे इस हेजिमोनी को जो दिमागी सोच पे कब्जा किया गया है उससे कैसे आप निकलेंगे। नहीं तो एक तरह से हमारा कॉग्निटिव पैरालिसिस है, हम पूरी तरह से बहस में शामिल नहीं हो पाते हैं। आप टेलीविजन के बहसों को देखें, उसमें क्या होता है, पूरे बहस में सिर्फ झगड़ा होता है, कोई तर्क नहीं आ पाता है। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है कि उस स्पेस में कैसे जाएंगे, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से नया स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे। तीसरी बात है रिलीजन की, रिलीजन और कल्चर की। जो मार्क्सवादी आलोचना थी धर्म की, उस आलोचना को हमें गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। ये जो रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ द मासेस की बात थी, ऐसा नहीं कि गलत है, ये तो हम देख ही रहे हैं। और मैकियावेली ने बड़ा अच्छा कहा था कि जनता को रूल करने के लिए धर्म का उपयोग करो। धर्म को अफीम की तरह तो पिलाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये अफीम इतना पावरफुल क्यों है, इसे समझना पड़ेगा। यदि आप मार्क्स को गंभीरता से पढ़ें, अलग अलग जगह पे जो धर्म के बारे में उन्होंने लिखा है उसको पढ़ें, तो समझ में बात आती है कि ये ज़्यादा जटिल प्रश्न है मार्क्स के सामने भी। इसलिए कई बार वो कहते हैं कि कभी भी धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ या धार्मिक लोगों के खिलाफ जबरदस्ती मत करो। यदि तुम जबरदस्ती करोगे तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। लेकिन फिर हम उसके साथ क्या करें? आपने देखा है अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का क्या उनकी क्या सोच है धर्म के बारे में। वो कहते हैं कि धर्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल एंड रिलीजन ऑफ रूल दो तरह का धर्म होता है। जो रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल है वो बढ़िया है, वो मनुष्य के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, जहाँ की मानवीय मूल्यों का वर्चस्व होता है। और रिलीजन ऑफ रूल जो होता है वो समाज का जो ताकतवर वर्ग है वो उसके नियमों को बनाता है और उसके थ्रू हमें कंट्रोल करता है। तो धर्म को खारिज करने के बदले हमें उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ये सवाल ज़रूर हमारे सामने है। लैटिन अमेरिका में ऐसे बड़े प्रयोग हुए हैं कि मार्क्सवादी पार्टियों ने धर्म को ट्रांसफॉर्म किया है। निकारागुआ में आप देखें, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मार्क्सवादी दलों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक लिबरेशन थियोलॉजी बनाया, मुक्तिकामी धर्म की रचना की। जो मुक्तिकामी धर्म मार्क्सवादी आंदोलन के साथ मिलके आंदोलन करने का प्रयास किया है उसने। तो ये जो धर्म के बारे में हमारी अवधारणा है उसे हमें दोबारा से समझने की जरूरत होगी। जो हमारा समाज है, खासकर भारतीय समाज है, इस समाज में यदि आप गौर करेंगे तो धर्म का बड़ा प्रभाव रहा है और धर्म के इस प्रभाव का दुरुपयोग भी उतना ही रहा है। धर्म को जाति के साथ उसकी तुलना कर दी जाती है, धर्म के द्वारा अंधविश्वास फैलाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, गांधी बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर, टैगोर बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर। इन सब लोगों ने मनुष्य के धर्म की बात की, मानुषेर धर्म की टैगोर ने बात की, जो मनुष्य धर्म क्या होता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि नए प्रयोगों की जरूरत है, नए तरीके से चीज़ों को समझने की जरूरत है, ग्रंथों के पुनर्पाठ की जरूरत है, उसकी घनघोर आलोचना की जरूरत है, उनको रिजेक्ट करने की जरूरत है, उसमें जो सही है उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है और उसका एक क्रांतिकारी स्वरूप विकसित करने की हमें जरूरत होगी। तो टेक्नोलॉजी में कैसे हम कंट्रोल करें, इकोनॉमी में हम क्या नया प्रयोग कर सकते हैं, धर्म में क्या नया प्रयोग कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में क्या नया प्रयोग कर सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। जैसे इकोनॉमी की बात लें, अब इकोनॉमी में हमने देखा कि यदि राज्य ने संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया तो वो कब्जा सचमुच पार्टी का कब्जा हो गया और पार्टी के जो लोग थे उन्होंने उसका काफी दोहन किया। और सोवियत यूनियन के क्राइसिस में इसका बड़ा रोल रहा कि वहां के जो पार्टी के लोग थे उन्होंने पूंजी जमा करना शुरू कर दिया। तो क्या ये संभव है कि राज्य के कब्जे के बदले हम कोऑपरेटिव की बात करें, प्राकृतिक संसाधन के बारे में एक नया सिद्धांत सोचें जिसपे किसी का अधिकार नहीं हो बल्कि एक सामूहिक अधिकार हो। इस सामूहिक अधिकार को ऑपरेशनल कैसे किया जाए,
ये समझने की जरूरत होगी। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं, इन प्रयोगों को हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से भारतीय समाज में जैसे जाति प्रथा है, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी जय भीम कॉमरेड, आपने जरूर देखा होगा उस फिल्म को, कि कैसे ये जाति हमारे सोच के अंदर समाई हुई है और कैसे उससे हम, ये एक स्ट्रक्चर है एक तरह का, जिसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। यदि आप एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ें तो बहुत साफ लगता है कि इस स्ट्रक्चर का, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, ये स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। उस स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ा, जैसे पूंजी भी एक स्ट्रक्चर भी है, कोई पूंजीपति खराब है या अच्छा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन एक जो संरचना है उस संरचना को तोड़ने की जरूरत है, जिसमें फायदा कमाना महत्वपूर्ण है, उसे तोड़ने की जरूरत है। उसी तरीके से जाति प्रथा को तोड़ने की जरूरत है। और केवल जाति नहीं, अनेक स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हमें डोमिनेट करते हैं, जो हमारे अपने अपने स्वाभाविक विकास को होने से रोकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कैसे लोकेट किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, और इसीलिए ऐसे तमाम चिंतक जिन्होंने किसी भी स्ट्रक्चर को समझने और तोड़ने की कोशिश की है, उन सब लोगों से संवाद करके नए तरीके से मार्क्सवाद को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, मार्क्सवाद को नए तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी मैं यहीं रुकना चाहूँगा, और यदि सवाल है तो फिर उसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। अल्पेश जी, लाल सलाम। अमोल, जय भीम। बताइए, कुछ सवाल है तो हम लोग आगे बढ़े। जी, कोई सवाल इसमें? सॉरी आ गया। तुषार जी, अंजनी जी, इनकलाबी सलाम। कोल्ड वॉर से नहीं सर, 1953 ईस्वी में महान स्टालिन की मौत के बाद खुश्चेव जो छुपा हुआ गद्दार था और 90 के दशक में नहीं बिखरा, उस समय तो खुश्चेव के एक्सपेरिमेंट दिख रहा था, क्रांति तो स्टालिन की मौत के बाद। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि व्यक्ति के बारे में ना भी बात करें, उस व्यवस्था के बारे में भी थोड़ी बात करनी ज़रूरी है। क्या उस व्यवस्था के अंदर भी कोई कमी थी, जिस कमी को ठीक करने की ज़रूरत होगी? अद्भुत व्यवस्था थी वो। मुझे याद है, धर्मवीर भारती बहुत बड़े एडिटर थे, वो गए थे सोवियत यूनियन, लौट के आए थे तो बता रहे थे कि उन्होंने प्रायोगिक तौर पे केवल इतना कह दिया कि मुझे खांसी है, और उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, और उनका जिस तरह से इलाज हुआ, लोग मजाक में कहते थे कि सबसे ख़राब डॉक्टर कहाँ का होता है, तो वो सोवियत यूनियन का होता है, क्योंकि वहाँ तो पेशेंट ही नहीं उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उनका उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उस व्यवस्था के टूटने में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों टूटा, इस बात को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी किताब है, इसका नाम, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, स्वेतलाना एलेक्जेविच की किताब है, सेकेंड हैंड टाइम। उन्होंने क्या किया है कि एक पूरे पीरियड में लोगों का इंटरव्यू लिया है, लोगों से पूछा है कि क्या बदलाव आ रहा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं, और उसमें बड़ा साफ दिखता है कि लोग कितने खुश थे उसके वेलफेयर मैकेनिज्म से, कितने निश्चिंत रहते थे उसके वेलफेयर मैकेनिज्म से, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ परेशानियां थी, जो जो फ्रीडम उन्हें मिला था, जिस तरह से डेमोक्रेसी की कमी थी, उससे कुछ परेशानियां हो रही थी। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के बारे में जितना सोचें, उससे ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है, यदि हमें इस वेलफेयर सिस्टम को रीबिल्ड करना है, तो जो हमने पहला प्रयोग किया था, उस प्रयोग में क्या कमी रह गई थी,
और दूसरे प्रयोग को कैसे उससे आगे बढ़ाया जा सके, ये समझने की मुझे लगता है बहुत ज़रूरत होगी। उस तरीके से इसे देखने की ज़रूरत होगी। और अलग अलग समाज की रचनाएं अलग अलग हैं। मार्क्स भी कहते थे कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं कोई यूटोपिया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो समाज जैसा है वहाँ से यदि संघर्ष किया जाए तो संघर्ष से मॉडल निकलेगा। तो हमारे समाज का जो मॉडल होगा वो हमारा समाज थ्रो करेगा। हमारे समाज की जो विषमताएं हैं उन विषमताओं से कैसे निकला जाए। जैसे डिग्निटी का सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोवियत यूनियन में उस टाइम में डिग्निटी का सवाल कम महत्वपूर्ण था, हमारे लिए डिग्निटी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट तो है, आर्थिक अव्यवस्था तो है, या आर्थिक इनइक्वालिटी तो है, लेकिन केवल आर्थिक इनइक्वालिटी ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें एक बेहतर डिग्निटी भी चाहिए। ये इस बात को हमें शामिल करना पड़ेगा अपने संघर्ष के अंदर। अब क्रांतियाँ जब भी होती हैं तो मुझे लगता है सतीश जी ने पूछा है कि क्रांति स्टालिन की मौत के बाद क्रांति खत्म हो गई थी। मुझे लगता है क्रांतियाँ जब भी होती हैं तो उसके साथ साथ प्रतिक्रांति का भी एक दौर शुरू होता है, और धीरे धीरे जब क्रांतियाँ शिथिल हो जाती हैं तो प्रतिक्रांति डोमिनेंट हो जाती हैं। तो जब भी शिथिलता का दौर आया उसमें, तब ये प्रतिक्रांतियाँ डोमिनेंट हुई। स्टालिन के बाद निश्चित रूप से परेशानियाँ बढ़ी, क्योंकि जो व्यवस्था बनी थी उस व्यवस्था के अंदर कौन लोग थे, उनमें कितना कमिटमेंट था, ये कहना बहुत मुश्किल था। साथ में एक बात और होती है क्रांतियों के साथ कि जो वर्ग क्रांति करता है, जो उस क्रांति का पहला संदेश वाहक होता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में उस क्रांति के प्रति उतना ही कमिटमेंट हो कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि सोवियत यूनियन में ख़ास तौर पर क्या हुआ कि क्रांति के बाद जो विकास आया, जो लोगों की हालत बेहतर हुई, तो लोग क्रांति के पहले के दिनों को भुला दिया लोगों ने। जो संघर्ष किया था उस संघर्ष को भी भुला दिया लोगों ने, और फिर उनके अंदर एक आम मिडिल क्लास की तरह कंज्यूमरिज्म हावी होने लगा। और इसीलिए आपको बहुत सारी कहानियाँ सोवियत यूनियन की मिलती है उस वक्त की कि कैसे लोग कंज्यूमरिज्म के लिए परेशान रहते थे। मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से सोवियत यूनियन पढ़ने जाते थे। जब वो लौट कर आते थे तो कहानियाँ बताते थे वहाँ की। उन कहानियों में अक्सर ये रहता था कि सोवियत लोगों के अंदर विदेशी चीज़ों को कंज्यूम करने का बहुत शौक है, क्योंकि हमने जो जो सोवियत यूनियन में प्रोडक्शन सिस्टम था उसने जो सामान था उसमें कोई वैरायटी क्रिएट नहीं किया था। वो एक तरह की चीज़ें सब जगह मिलती थी। शायद हमें रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। शायद मानवीय स्वभाव में वैरायटी के प्रति एक आकर्षण है। क्या ये संभव है ऐसा किया जाना? क्या बाज़ार को पूरी तरह से कंट्रोल करना या बाज़ार को ख़त्म करना सही है, या एक लिमिटेड सेंस में बाज़ार को रखा जाए? इन मुद्दों पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इस पे बहस की ज़रूरत है। इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। संगीता जी, लाल सलाम। अपाशा, जय भीम। जय भीम, लाल सलाम। मुझे बिल्कुल लगता है कि मार्क्स को पढ़े बिना हम लोग अपने चिंतन को विकसित नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो एक मूल मंत्र मार्क्स ने दिया है वो ये दिया है कि दुनिया को समझने के लिए चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अलग अलग यदि समझेंगे सब चीज़ों को तो आपकी समझ अधूरी रह जाएगी। यदि आप राजनीति को बिना आर्थिक व्यवस्था के सुनेंगे समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आर्थिक व्यवस्था को बिना राजनीति के समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि संस्कृति को बिना अर्थ के समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जितनी भी हमारी विधाएं हैं, इन विधाओं को इंटरकनेक्ट करके देखने की ज़रूरत है। मुझे याद है एक कहानी की, जब क्यूबा में क्रांति हुई तो फिडेल कास्ट्रो मीटिंग ले रहे थे। उन्होंने पूछा, कॉमरेड कोई फिजिसिस्ट है हमारे बीच में, फिजिक्स जानने वाला? तो एक हाथ उठा। फिर दूसरे ने कहा कि कॉमरेड कोई केमिस्ट्री जानने वाला है? तो वही हाथ उठा। फिर कुछ पूछा उन्होंने कि कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला है? तो वही हाथ उठा। तो
कास्ट्रो ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप, हर सवाल का एक ही जवाब दे रहे हो, हर सवाल में कह रहे हो कि मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कॉमरेड मैं समझता था मैं मार्क्सिस्ट हूँ। यानी आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नहीं समझ रहे हैं, बल्कि सब चीज़ों को एक साथ समझ रहे हैं। और वो कहने वाला कॉमरेड कौन था? वो चे गुवेरा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, मूल मंत्र है, और इसको यदि हम पकड़ लें और इससे यदि चीज़ों को, इंटरकनेक्शन को समझना शुरू करें, तो हमारी समझदारी विकसित होने लगेगी, फिर बहुत सारी चीज़ें हमें खुल के सामने आने लगेंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणवाद की पकड़ है, में ब्राह्मणवाद की पकड़ है। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीज भी जातिवाद के स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी अंबेडकर के साथ ठीक से संवाद नहीं किया। उन्हें संवाद करने की जरूरत थी। भारतीय चिंतकों में यदि मार्क्स के बारे में सबसे बेहतर किसी की समझ थी, तो मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा था, और आप देख सकते हैं कि उनकी बातों में कैसे ये चीजें आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बाबा साहब ने कही, उन्होंने कहा कि ये वर्ग संघर्ष तो ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये डिग्निटी के लिए जो संघर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इग्नोर करके आप कोई भी वर्ग संघर्ष यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रारंभिक दौर के जो मार्क्सवादी थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल गौर नहीं किया कि हमारा जो वजूद है, ये वजूद कई चीज़ों से बनता है। इसमें आर्थिक व्यवस्था एक रोल प्ले करता है, बट हमारा सम्मानपूर्वक जीवन भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उस संवाद की बहुत जबरदस्त जरूरत थी। और यही नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टीज ने कोई लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश नहीं की प्रारंभिक दौर में। ये बहुत जरूरी था कि तमाम तरह के ग्रुप से, तमाम तरह के मार्जिनलाइज लोगों के बीच से कॉन्शियसली लीडरशिप डेवलप किया जाता और उनको महत्वपूर्ण जगह पे लाया जाता। ये काम ख्याल से कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी इग्नोर किया। जी नरेंद्र जी, थैंक यू। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय समाज में यदि आपको बदलाव के लिए संघर्ष करना है, तो मार्क्स से उनकी आर्थिक समझ लेनी होगी, गांधी से उनका जो जीवन था, जो संघर्ष के लिए लीडरशिप का एक मॉडल हो सकता है, वो लेना होगा। अंबेडकर से एक पूरा जो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन का स्वरूप था भारतीय समाज में, वो लेना होगा, और ऐसे कई लोगों से लेना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के लीडरशिप में कोई कमी थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब लोग अपनी अपनी जगह से मानवीय मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका प्रायोरिटी उनकी अपनी जगह थी। उन्होंने अपनी जगह से मानवीय मुक्ति के बड़े विमर्श में कंट्रीब्यूट किया है। उस कंट्रीब्यूट को समझते हुए आगे हम कैसे काम करें, आगे हम मुक्ति आंदोलन कैसे चलाएं, ये समझने के लिए उनसे चीजों को उधार लेना पड़ेगा। मनु के व्यवस्था के बारे में कुछ कहें। मैं मनु के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैंने बहुत उसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई भी चिंतन यदि समाज में इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता हो, यदि समाज में किसी के डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करता हो, तो वो चिंतन का मानवीय मुक्ति चिंतन नहीं हो सकता है। ये संभव है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ही मानवीय मुक्ति की बात ना करे, उसके विमर्श में भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो हमें उसे लेने की जरूरत पड़े। लेकिन मूल रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे कोई चिंतक आम मुक्ति के लिए बात कर रहा है, आम लोगों की मुक्ति के लिए बात कर रहा है। यदि मनु के चिंतन ने जातिवाद को जन्म दिया, यदि मनु के चिंतन ने इस बात को जन्मजात बना दिया कि जो इनइक्वालिटी बनी वो परमानेंट बन जाए, तो उस चिंतन को खारिज करने की, किसी के भी चिंतन को खारिज करने की जरूरत है। कोई भी चिंतक यदि
कितना भी संघर्ष करता हो, लेकिन यदि उसके चिंतन में कोई ऐसी बात हो जो बात मानवीय मुक्ति के खिलाफ जाए, उसे छोड़ के उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। जो हम ले सकते हैं उसे लेंगे और बाकी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ अरिस्टोटल का। अरस्तु तो महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ था, गुलामी प्रथा का समर्थक था, लेकिन अरस्तु ने बहुत सारी ऐसी बातें की जो मानवीय मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक फ्रीडम का पूरा थियरी उन्होंने दिया जो मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग लेते हैं, अरस्तु से भी लेते हैं, इस बात को इग्नोर करते हुए। तो ऐसे संवाद की जरूरत पड़ सकती है, वो संवाद आप कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई आइडियोलॉजिकल यूज करे, उसका वैचारिक उपयोग करना शुरू करे, तो हमें समस्या उसमें बढ़ जाएगी। सचिन, जय भीम। कोरोना के दौर में क्या अमेरिका की दादागिरी कम होगी? ऐसा लगता तो है कि अमेरिका जिस दौर से अभी गुजर रहा है, वो दौर बहुत गंभीर है। एक तो आर्थिक संकट है, और दूसरा जो लीडरशिप है अमेरिका का, वो बहुत ही फुअड़ है। मजाक में किसी ने कभी कहा किसी अमेरिकन को कि पहले हम भारतीय समझते थे कि अमेरिका बड़ा विकसित देश है, बहुत पावरफुल डेमोक्रेसी है। जब से ट्रम्प साहब आए हैं, तब से हमें हमारे अंदर से ये कुंठा खत्म हो गई है, हमें लगता है हम सब बराबर ही हैं। तो अमेरिकी समाज की जो अभी हालत है, आप देखें अमेरिका में जब ये कोरोना क्राइसिस और बंदी की बात शुरू हुई, तो पता है 2 दुकानें रही, शराब की दुकानें और बंदूक की दुकानें। अब बंदूक की बिक्री बहुत बढ़ गई। एक ऐसा समाज है, जब वो संकट में जाता है तो वह बंदूक की बिक्री बढ़ जाती है। जापान को देखें, बिल्कुल उल्टा है वहाँ पे। जापान के एक दार्शनिक है कोजिन कारातानी, बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, कभी उनको आप पढ़ने का प्रयास करें। वो कहते हैं कि जापान में जब ज़बरदस्त क्राइसिस आया था, भूकंप के कारण उसके न्यूक्लियर प्लांट्स के डैमेज होने की संभावना थी, तो उस वक्त लोगों ने परिचय दिया, इतने सहयोग का परिचय दिया, इतने सहयोग पूर्वक चीज़ों को बढ़ाया। और उसके विपरीत अमेरिका में क्या हो रहा है, लोग बंदूकें खरीद रहे हैं। तो ये सभ्यता ही संकट, अमेरिकी सभ्यता भी संकट में है, और अमेरिकी पूंजीवाद निश्चित रूप से संकट में है। जो एक्सपर्ट्स हैं, मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि इस कोरोना क्राइसिस के बाद शायद चाइना अमेरिका से काफ़ी आगे निकल जाएगा। चाइना ने बहुत सारी कंपनीज को खरीदना भी शुरू कर दिया है, अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स को। बल्कि अमेरिका और भारत दोनों ने ये नोटिफाई किया, ये रूल बना दिया कि इन यहाँ की कंपनियों का शेयर चाइना नहीं खरीद सकता है बिना सारी परमिशन के। तो ऐसा लगता है कि पूंजीवादी व्यवस्था मौलिक परिवर्तन आने की संभावना बन रही है, यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना बन रही है। अपने देश में जो आर्थिक संकट है, मुकेश जी कह रहे हैं कि इसका तो विश्लेषण करें। हमें लगता है कि हमारा मॉडल क्या है, अभी जो नई सरकार है इसने कौन सा मॉडल अपनाया है विकास का। ऐसा मुझे लगता है कि जो मॉडल अमेरिका और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अपना रहा है विकास का, वो ये है कि कुछ लोगों के पास पूंजी हो, और ज़्यादातर पूंजी जो है वो युद्ध सामग्री बनाने में, युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में खर्च किया जाए, लगाया जाए। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का ग्रोथ अमेरिका और फ्रांस सब जगह ज़्यादा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो वो सोच रहे थे यदि हम युद्ध की सामग्री बनाकर प्रॉफिट ज़्यादा कमा लें और बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ भी जाए, तो हम उन्हें बेसिक मिनिमम इनकम देकर संतुष्ट कर दें। ऐसा उनका चल रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय सरकार ने भी कुछ ऐसा सोचना शुरू किया था कि हम शायद यहाँ पे और से रिलेटेड चीज़ों को प्रोड्यूस करें, आर्मामेंट्स प्रोड्यूस करें, तो हम छोटे छोटे देशों को बेचकर ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। और इससे हम जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको हम गैस, ऊर्जा, क्या क्या है वो, कोई ऊर्जा, सम ऊर्जा से जो प्रोग्राम्स हैं ये चलाकर उनको संतुष्ट रखेंगे, और ऊपर वाला प्रॉफिट ज़्यादा करेगा तो पैसा हमें ज़्यादा देगा, उन पैसों से हम चुनाव में चीज़ों को मैनेज करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि ये मॉडल चल रहा था। ये मॉडल चलने वाला नहीं है, कई कारणों से चलने वाला नहीं है। एक कारण तो ये है
कि भारत बहुत विशाल देश है। हमारे यहाँ जो जो यंग पॉपुलेशन है, यदि हम उसे नहीं संभाल पाए, यदि नहीं एजुकेट कर पाए, उनके लिए नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाए, उनके क्रिएटिविटी का उपयोग नहीं कर पाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट होने वाला है। आप इमेजिन कीजिए, चीन ने 3000 नए यूनिवर्सिटीज बनाए, हम 300 भी नहीं बना पाए। जो बना पाए यूनिवर्सिटी, वो भी हम चला नहीं पा रहे हैं। तो हमने सब कुछ को सबलेटिंग कर दिया था। सारा जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का काम था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम था, हमने फर्स्ट वर्ल्ड को दे दिया था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि स्वावलंबन जरूरी है। ये स्वावलंबन का पाठ को याद होगा, 1970 के दशक में जो डिपेंडेंसी थियरी थे, मार्क्सिस्ट लोग थे, एंड्रे गुंद्रे फ्रैंक और इमैनुअल वैलेस्टाइन, इन लोगों ने कहा था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पूंजीवादी सरकारों से अलग होकर अपनी चीज़ों को विकसित करें, अपने कैपिटल गुड्स को विकसित करें, जो हमने नहीं किया। हमने 80 के दशक में बिल्कुल उसे अबेंडन कर दिया। और तमाम यदि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को आप देखेंगे, हिंदुस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हम केवल सेकेंडरी काम कर रहे हैं, हम कोई प्राइमरी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसे हो गए हैं जो एक तरह से अमेरिकन या फ्रेंच या जर्मन इंस्टीट्यूट के बैकयार्ड हो गए हैं, जहाँ की वो लोग हमसे इंटेलेक्चुअल कुली का काम करवाते हैं, हम मौलिक काम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा संकट है। ये आर्थिक संकट हमारा और गहराएगा कोरोना के बाद, और भी गहराएगा यदि हमने नए तरीके के इकोनॉमी को मैनेज नहीं किया। अभी क्या हो रहा है कि जो पूंजीपति वर्ग है, इस कोरोना का फायदा लेने का प्रयास करेगा। और चूंकि जो मजदूर वर्ग है, जो आपने देखा, पहली बार भारत ने देखा कि हमारे कितने लोग गांव से आकर शहरों में काम कर रहे हैं। अब ये जो मजदूर वर्ग है, यदि ये संगठित होके कोई प्रेशर नहीं डालेगा सरकार पर, तो सरकार फिर पूंजीपतियों के हाथ का और खिलौना हो जाएगी। आप देख रहे हैं, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बेल आउट करने के लिए पूंजीपतियों को पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि खरीदारों को पैसे मिलने चाहिए थे। तो ये जो पूंजीपति और वर्किंग क्लास का संघर्ष है, उस संघर्ष में अमूमन मार्क्स ने सही कहा है कि सरकारें तो उनकी मैनेजर हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं, लेकिन कई बार यदि आप नीचे से आपने प्रेशर डाला, वर्किंग क्लास का प्रेशर रहा, तो फिर सरकारें कॉम्प्रोमाइज करती हैं और पूंजीपतियों को समझाती हैं कि नहीं करोगे तो ये तुम्हारी व्यवस्था टूट जाएगी, जो आपने देखा, जिसके कारण मनरेगा वगैरह आ पाया। लेकिन अभी वैसा कोई फोर्स मुझे नहीं दिख रहा है। यदि वो फोर्स हम नहीं बना पाए अगले 6 महीने में, साल भर में, तो फिर हमारा संकट और भी गहरा सकता है। अमोल जी कह रहे हैं कि समाज के प्रबोधन करने ये आर्थिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्या वैचारिक प्रबोधन करना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है दोनों महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रबोधन के लिए भी वैचारिक प्रबोधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अभी जो पॉलिटिक्स है, उसे मैं कहता हूं पॉलिटिक्स ऑफ इमेजिनेशन हो रहा है। हमारा जो माइंड है, वो साइट है पॉलिटिक्स का। कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, क्या सही है क्या गलत है, यही हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं। और फिर हम जब वोट डालने जाते हैं, उसी कंफ्यूजन में कोई एक ऐसी बात हमारे दिमाग में बार बार घुमा जाती है और हम वहां वोट डालने पहुंच के उसी पे वोट कर देते हैं। क्या विडंबना है, जिस देश में इतनी गरीबी है, इतनी इनइक्वालिटी है, वहां भी हम कभी इन चीजों को अपनी राजनीति का मुद्दा नहीं बना रहे हैं। तो ये वैचारिक संघर्ष करना बहुत जरूरी है। एक वैचारिक जो माइंड को यदि साइट बनाया गया है पॉलिटिक्स का, तो वहां कैसे हम जाएं, अपने ऐसे लोग जो हमारे साथ आने चाहिए उनको अपने साथ लाने के लिए किस तरह के विचार से उनको प्रभावित करें, ये संघर्ष करना बहुत जरूरी होगा। राजेश जी पूछ रहे हैं, सर हाउ शुड इट ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड मैन्स कॉन्शियस चेंजेस विथ एवरी चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस इन दिस सोशल लाइफ, इन दिस सोशल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है राजेश जी। ये जो एक स्टेटमेंट है, बीइंग डिटरमिन्ड कॉन्शियसनेस, कि हमारा जो वजूद है, जो लोकेशन है, उससे हमारी चेतना बनती है। लेकिन ये बात आधी है। मार्क्स की जो पूरी बात है वो ये है कि चेतना का भी उतना ही प्रभाव है हमारे ऊपर। और सच तो ये है कि चेतना के ऊपर उस समय बहुत अध्ययन नहीं था। जो अभी सबसे बड़ा सवाल दार्शनिकों के लिए भी और
वैज्ञानिकों के लिए भी है, वो ये है कि हम कॉन्शसनेस को कैसे समझें, कैसे बनता है ये कॉन्शसनेस, कैसे डिटरमिन होता है कॉन्शसनेस में सब चीज़ें। जितने आप मैंने अभी एक सर्वे किया कि दुनिया के दार्शनिक किस चीज़ का ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं पा रहा हूँ कि 90% लोग माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मार्क्सवाद में भी ये प्रयास कम हुआ है। कॉन्शसनेस के बारे में पहली बार जिसने सवाल उठाया था वो था लुकाश। अभी भी हम मार्क्सवादियों के अंदर आप पाएंगे कि वो कॉन्शसनेस को एपिफेनोमेनन मानते हैं, प्रतिबिंब मानते हैं, तो बहुत सीरियसली इसको नहीं लेते हैं, लेकिन उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि मार्क्स का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसने ये बताया कि ये कॉन्शसनेस ऑटोनोमस नहीं है, नहीं कि आप इसको सिर्फ शरीर से समझ सकते हैं जैसे फ्रॉइड कहते हैं, या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल स्वतंत्र चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। इसका सीधा संबंध हमारे सामाजिक लोकेशन से है, हमारे बीइंग से है। हम कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जो आर्थिक व्यवस्था में हम हैं, उत्पादन में जहाँ पर हम हैं, वो हमारे कॉन्शसनेस को डिटरमिन करते हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है, लेकिन उससे बियॉन्ड भी जाने की जरूरत है। उससे बियॉन्ड भी हमें देखना होगा कॉन्शसनेस को कैसे आजकल डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स है या स्टैनफोर्ड का कोई कोर्स है, उसका नाम है डिज़ाइन थिंकिंग। आपके थिंकिंग को वो डिज़ाइन करेगा कि आप कैसे क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं। या जैसे एक एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो दावा करता है कि वो आपके सोचने का जो लैंग्वेज है उसी को ट्रांसफॉर्म कर देगा और आप सोचना अलग तरीके से शुरू कीजिएगा। या बहुत सारी फिल्में जो भी आई हैं, मैट्रिक्स जैसे फिल्म है, उसको आप देखें तो उसमें इसी पे पूरा संघर्ष चल रहा है कि क्या हम अपने सोच को में मौलिक परिवर्तन ला सकते हैं, तो कैसे ला सकते हैं। ये मुझे लगता है मार्क्सवादियों को भी इस पर बहुत काम करने की जरूरत होगी। मयंक जी, sir, we are moving towards a limited scale war, as today's Indian Express reports signals that Chinese Contemporary International Relations Institute predicts a major escalation against China by the West. ये तो मुझे रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो कोरोना क्राइसिस ये एक तरह का थर्ड वर्ल्ड वॉर है। ये माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ हैं उन्होंने भी घोषणा की कि अब जो वॉर होगा वो वॉर आर्म्स से नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं गिरेंगे, बल्कि अब ये जो वायरस हैं उनसे वॉर होगा। तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है और जिसको चाइना ने इनिशिएट किया है। लोग, मुझे मालूम नहीं है, ये एक तरह कॉन्स्पिरेसी थियरी रखती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे लगता है ये ज़रूर है कि ये लोग बायोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर कुछ रिसर्च करते रहते हैं और उसका ये दुष्परिणाम निकला होगा, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन हम लोग मूव कर रहे हैं और ये मूव मुझे लगता है कि शायद पूंजीवाद में जिस परिवर्तन की ओर पहले किसी ने इंगित किया था, उस परिवर्तन को रोकने का भी प्रयास हो या उस परिवर्तन को बढ़ाने का भी प्रयास हो। ये एक स्केल वॉरफेयर की तरफ बढ़ना पॉसिबल है। ये वॉरफेयर डेफिनेटली आर्म से नहीं होगा, ये वॉरफेयर बिल्कुल ही दूसरे तरीके से होगा, नॉलेज के रेल में होगा, कंट्रोल के रेल में होगा। पहली बार ग्लोबलाइजेशन के बाद, उस सिद्धांत के आने के बाद लोग ये कहने लगे हैं कि नेशन स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है, हम अपनी चीज़ों को अपने अंदर सुरक्षित रखें। अभी अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको लेके लोग भाग रहे हैं, हमें उसे रोकना पड़ेगा। महत्वपूर्ण लैब्स में आज की तारीख में भी अमेरिका विदेशियों को एंट्री नहीं देता है, तो उसे और वो लोग जकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये नॉलेज ट्रांसमिट नहीं हो जाए कहीं और। तो ये तो वॉरफेयर एक तरह का चलेगा, बहुत तरह का वॉरफेयर इसके अंदर चलेगा, लेकिन वो वॉरफेयर मेरे ख्याल से आर्म्स से ज़्यादा लोग आर्म्स भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिजिकल वॉरफेयर की बात हो सकती है, बट काफ़ी समय तक मुझे लगता है मेंटल वॉरफेयर और तरह के वॉरफेयर का मामला बढ़ सकता है। भारत को चाइना सॉरी चाइनीज़ ज़रूरत है कि चाइना धोखेबाज है क्या? चाइना मेरे ख्याल से धोखेबाज है या नहीं है, ये बात मुझे लगती है कि सारे राष्ट्र अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, नेशनलिस्ट में काम करते हैं, और चाइना इस मायने में काफ़ी रूरस है। जब हमने पंचशील का सिद्धांत लाया था तो हम तो बहुत
सीरियस है उसके बारे में। भारत तो उस वक्त बिल्कुल मोरल पोजीशन लेके खड़ा था, पंचशील सिद्धांत लेके, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बदला जा सकता है। गांधी का बड़ा प्रभाव था उस विचार पे, और उसके पहले भी जो भारत में चिंतक रहे हैं, बुद्ध का बड़ा प्रभाव था इस विचार पे कि क्या हम इस तरह से इन अंतर्राष्ट्रीय जगत को कंसीडर सकते हैं जिसमें कि वॉरफेयर नहीं हो और एक म्यूचुअल डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन जो चाइना का पॉलिसी शुरू से रहा है, उसमें मुझे लगता है कि उसके अंदर एक इमेजिनेशन है कि हम एक एशियन जाइंट हैं और हमें जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और पूरी दुनिया पे हमारा जो वर्चस्व होना, आर्थिक वर्चस्व जो होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ करना, तो हम करने को तैयार हैं। ऐसा मुझे लगता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धोखेबाज है या कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि उनकी डिप्लोमेसी का ये पार्ट है। अपनी डिप्लोमेसी के लिए बहुत कमिटेड, एथिकल कमिटमेंट चाइना में रिलेटिवली कम है। ऐसा नहीं कि बाकी में बहुत सारा एथिकल कमिटमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी चाइना चूंकि एक तरह से क्लोज सोसाइटी भी है, तो लोग उसे समझ भी नहीं पाते हैं कि वहाँ क्या रहा है। सारे इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिल पाता है। जैसे अमेरिका में बहस होती है, भारत में बहस होती है, तो लोग समझ लेते हैं कि ट्रेंड्स क्या है। चाइना के साथ ये एक परेशानी है। और सवाल इसे खत्म कर सकते हैं, हो गया है। तो मैं चाहूँगा ऑर्गेनाइजर से और कोई सवाल है या हमें इसे खत्म करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं है फेसबुक जैसे टेक्नोलॉजी पे के द्वारा मैं कितना कम्युनिकेट कर पाता हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ फेसबुक को लेकर, बिल्कुल ये मोनोलॉग जैसा लगता है। शायद कोरोना क्राइसिस के बाद कभी ऐसा मौका मिले तो हम लोगों को एक साथ मिल बैठकर सोचने समझने की ज़रूरत है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम आम लोगों से बिल्कुल कटा हुआ है, बिल्कुल अलग हो गया है। तो एक किताबी ज्ञान के अंदर हम भटकते रहते हैं और हमारा जो वो पूरा एक सिस्टम बना दिया गया है कि हमें ऊपर जाना है, फिर ऊपर जाना है, प्रोग्रेस करना है और उसमें वो एआई वगैरह करना है। उस चक्कर में जो दायित्व है, जो बौद्धिक दायित्व है समाज के, वो अधूरा रह जाता है। समाज के साथ जो संवाद की हमें ज़रूरत है, उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में समय होता है, ना हम उसको महत्वपूर्ण। ये विश्वविद्यालय का माहौल आज की तारीख में हो, इसे बदलने की ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि किसी स्टेज पर सत्यशोधक विद्यार्थी संगठक जो है वो ऑर्गेनाइज करे इस तरह के लाइव डिस्कशन को, यदि मौका मिले तो। भारतीय मार्क्सवाद आर्थिक परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन नहीं करते, क्यों? अमोल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये पार्टी की एक सीमाएं हैं। मुझे लगता है पार्टी के अंदर गांधी बहुत अच्छा सवाल उठाते हैं कि पार्टी और मास के बीच में डायलॉग नहीं हो पाता है। पार्टी जो जब आइडियोलॉजी बनाता है तो कोई भी आइडियोलॉजी बहुत सारे चीज़ों को बताता है, बहुत सारी चीज़ों को बताता भी है। फिर उनके लिए महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है आप कैसे अपने समर्थकों को समेटेंगे, नए लोगों को अपना समर्थक बनाएंगे। उसमें जो वैचारिक प्रगति होनी चाहिए, वो वैचारिक प्रगति कम होने लगती है। और भारतीय मार्क्स के बारे में लोग पहले भी कहते थे कि हम एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं चाइना और सोवियत यूनियन के साथ। हम एक क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर कम लाने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है कि मार्क्सवाद एक विमर्श को लेकर चले, एक मार्क्सवादी विमर्श को लेकर चले, और पार्टी का विमर्श और वादी विमर्श थोड़ा अलग भी हो, थोड़ा साथ भी हो, ताकि जो नई परिस्थितियां हैं उसके लिए जो नई की जरूरत है उसका चिंतन सिर्फ पार्टी के अंदर ही क्यों होगा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की कंपल्सन है, वो हर बार कोई तर्क ऐसा गढ़ लेता है ताकि चुनाव में उसे समर्थन मिल सके, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो तर्क गढ़ता है वो सबसे बेहतर तर्क हो। ये संवाद आम लोगों और पार्टी के बीच पुनः स्थापित करने की जरूरत है। पुराने समय में वो कम्युनिस्ट पार्टीज
बहुत सारे क्लासेस चलाते थे, बहुत सारा डिबेट होता था, फीडबैक प्रोसेस था। मुझे लगता है वो प्रोसेस भी शायद अभी टूटा हुआ है, जैसा लोग बताते हैं, कम्युनिस्ट बताते हैं। जो जो डिफरेंस है पार्टी के अंदर, उस डिफरेंस को रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और उस पर संवाद करने के लिए स्पेसेस खोलने की ज़रूरत है। कम्युनिस्ट के डिसिप्लिन में अभी क्या हो रहा है, यदि आपने कोई ऐसी बात कही जो पार्टी के मेन के खिलाफ है तो आपको निकाल दिया जाता है। मुझे लगता है कि निकालने के बदले संवाद के चैनल्स खोले जाने चाहिए और जब तक वो कन्विंस हो, या तो आप कन्विंस हो या वो कन्विंस हो, तब तक ये संवाद चलते रहना चाहिए। ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ हैबरमस जो चिंतक हैं वो बार-बार हमें कह रहे हैं, इस बात का कितना महत्व है। यदि हम संवाद नहीं चलाएंगे तो राजनीतिक परिवर्तन की जो माहौल बनेगा उसका बनना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल तुषार जी, मिल बैठकर काम करना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके हमारा काम नहीं चल सकता। और ये बुद्धिजीवी जो अभी एलिनेट हो गए हैं हमसे, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसको तोड़कर हमें आम लोगों के साथ आम भाषा में बात करने की जरूरत है। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बात करने से काम नहीं चलने वाला है। और उनको समझना है। दिक्कत क्या होती है कि जब बात करते हैं लोगों से तो हम समझते हैं कि ज्ञान मेरे पास है और हम ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं। ये उचित है। उचित क्या होगा कि हम समझ करें, किसी भी व्यक्ति को हम कमतर ना आके उसके साथ समझने की कोशिश करें और फिर खुद को समझने की कोशिश करें और ये मानकर चलें कि हम सत्य को अधूरा जानते हैं और शायद इस संवाद हम बेहतर सत्य को जान सकेंगे। ऐसा संवाद हम चला पाएंगे तो हम निश्चित रूप से संबोधन की जो बात हो रही है वो कर पाएंगे। देखिए तुषार जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मार्क्सवाद और अंबेडकर के बीच जो संघर्ष है उसे किस तरह से खत्म करना चाहिए। यदि मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद सिर्फ आइडियोलॉजी का हिस्सा बन जाए तब ये समग्र संघर्ष चलता रहेगा। उनका पॉलिटिकल, ऐसे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाते हैं। उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो मार्क्सवाद का भी एक खास तरीके से समझते हैं, अंबेडकरवाद को भी एक खास तरीके से समझते हैं। यदि ऐसा समझें कि ये दोनों चिंतक और यहाँ तक गांधी भी, ये चिंतक मुक्तिकामी चिंतक थे, मनुष्य की मुक्ति के लिए काम कर रहे थे। ये हो सकता है कि उनका एक खास खास जगह, खास तरह के समाज के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन तब किसी भी मनुष्य के चिंतन के बारे में सोच रहे थे, मुक्ति के बारे में सोच रहे थे। आप सोचें जरा कि आप गांधी को जाकर कहें कि दलित बहुत बहुत परेशान हैं और बहुत उनका शोषण हो रहा है, क्या गांधी कहेंगे हाँ ठीक है ये? या अम्बेडकर से जाकर आप कि वर्किंग क्लास बहुत परेशान है, उसका शोषण, क्या वो कहेंगे ठीक है ये? या आप मार्क्स से जाके कहें कि जो इंपीरियलिज्म है नेशन को बर्बाद कर रहा है, तो क्या कहेंगे ठीक है? लोग निश्चित रूप से अपने किसी में हमेशा ही ये भी इनकी सोच थी कि नहीं, लार्जर मनुष्य की मुक्ति के लिए हमें संघर्ष करना है। तो यदि हम अपने संघर्ष को नैरो नहीं करें, यदि हम उससे कंपटीशन में नहीं पड़े बल्कि डायलॉग में कि भाई आपका भी संघर्ष है, हमारा भी संघर्ष है और संघर्ष में क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, उस कॉमन पॉइंट्स को हम दूर से एनालाइज करें, अपने आप को अलग हटकर निष्काम कर्म के साथ और जो सही है उसको लेके आगे बढ़ें। डायलॉग का मुख्य काम है, तो शायद ये संभव है। नहीं तो फिर हम इन लीडर्स को सिंबल्स में बदल, ये केवल हमारे सिंबल हो जाएंगे, ये हमारे चिंतक नहीं रह जाएंगे। जैसे ने कहा सोवियत यूनियन के बारे में कि मार्क्सवाद पे किताबें बहुत छापी लेकिन पढ़ा कुल नहीं, तो वैसे ही हो जाएगा। गांधीवादी जो लोग हैं तो गांधी का नाम खूब लेंगे लेकिन को पढ़ेंगे नहीं, गांधी को फॉलो नहीं करेंगे। अम्बेडकर के जो लोग मानने वाले होंगे अम्बेडकर की मूर्तियां खूब लेंगे, अम्बेडकर के बारे में बातें खूब करेंगे लेकिन अम्बेडकर पढ़ेंगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तब फिर ये संवाद नहीं संभव है। संवाद के लिए जरूरी है कि हम ये मान के चलें कि हमारी आज की जो परिस्थिति है उसमें ये शोषण के तंत्र हैं, इन्हें तोड़ना है। हमसे पहले लोगों ने इसके बारे में सोचा है, इन सब से हम पूछें कि क्या करना चाहिए हमें, और एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के साथ उसे हम कनेक्ट के आगे बढ़ते चले जाएं।
फिर संवाद जरूरी होगा, फिर संवाद संभव होगा। बिना इन लोगों से संवाद किए हुए कोई नया आंदोलन, नए तरीके से सोच विकसित नहीं हो सकती है। संवाद को तुषार जी शुरू करने का काम नए जन के लोग कर सकते हैं, और उन्हें करना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा बृहत्तर तौर पर सोचते हैं। उनका सोच केवल नैरो पॉलिटिकल सोच में बड़ा नहीं है, और इसीलिए उन किताबों को से पढ़ना, उनकी बातों को पढ़ना, उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को देखना, ये हमारे लिए एक बड़ा दायित्व होगा। और कोई सवाल ना हो तो तुषार जी आप बताएं। क्या इस बहस को रोका जाए? तुषार जी आप लिखे कुछ। बिल्कुल, मुझे तुषार जी नई पीढ़ी में ये जोश मैंने भी देखा है। मैं कई वर्षों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक होता हूँ, जिसमें गांधी, मार्क्स और अम्बेडकर तीनों को एक पढ़ाता हूँ, और काफ़ी लोग उसमें आते हैं और काफ़ी विमर्श उसमें बढ़िया है। और ये बात करने के लिए नई पीढ़ी मुझे लगता है तैयार भी है और ज़्यादा इक्विप्ड भी है, ज़्यादा भी है। तो इस संवाद को ज़रूर शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी। समाप्त कर रहा हूँ इसको, टेलीकास्ट को। थैंक यू। मैं एक बार फिर आप सबों का धन्यवाद करूँ। जय भीम, लाल सलाम।